Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Exercise 13.3, part 2. Okay. In part 1, we covered questions up to question number 7. Any student having any doubt can ask any doubt from these 7 questions or the topic or anything. है ना? Topic है Bayes theorem and the थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नाम के लिए है, बाकी बेस थ्योरम चल रहा है. बेस थ्योरम मींस बेसिकली द थ्योरम टू फाइंड द रिवर्स प्रोबेबिलिटी और थ्योरम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस, है ना. ठीक है जी, तो 7 क्वेश्चंस किए, 8th वाला रीड आउट करते हैं. ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स ए एंड बी. एक फैक्ट्री के पास 2 मशीन्स हैं. Past record shows that machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items. भाई A मशीन ने 60% आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं, है ना. टोटल प्रोडक्शन का 60% तो मशीन A प्रोड्यूस करती है, टोटल प्रोडक्शन का 40% मशीन B प्रोड्यूस करती है. कैसे भी करती होगी वो उनका मैटर है ना. हो सकता है कि मशीन को ज्यादा चलाते हो या जैसे भी. ओके, फर्दर बाद में फिर और इंफॉर्मेशन है. 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. भाई जितने आइटम्स मशीन A प्रोड्यूस कर रही है उसका 2% वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है, और जितने आइटम्स मशीन B प्रोड्यूस कर रही है उसका 1% वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है. ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल. सारे के सारे को एक ही स्टॉक में डाल दिया गया. मशीन ए के भी, मशीन बी के भी. मशीन ए के डिफेक्टिव भी होंगे, नॉन डिफेक्टिव भी होंगे. मशीन बी के डिफेक्टिव भी होंगे एंड नॉन डिफेक्टिव. सबको एक जगह डाल दिया गया. उसमें से एक आइटम इज चोजन एट रैंडम. रैंडमली एक आइटम निकाला गया और वो क्या पाया गया, डिफेक्टिव. तो जो इवेंट हो गया ये होगा मेरा फाइनल इवेंट. ये इवेंट होगा मेरा ए. ये इवेंट क्या होगा, ए. आइटम इज डिफेक्टिव. आइटम इज फाउंड लिख दिया. आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. ये भी एक अच्छा तरीका है कि जब अपन क्वेश्चन ही रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कर रहे हैं तो डायग्राम भी रिवर्स बनाए. जो हो चुका है वो ये हो गया, अब पीछे चलो. ये कहां से कैसे हो सकता है और ये कहां से, कौन से रास्ते जैसे डिफेक्टिव आइटम मुझे मिल सकता है. अब या तो ये हुआ होगा कि ये ए आइटम जो है मशीन ए से निकल के आया होगा, मतलब सॉरी डिफेक्टिव आइटम जो है वो मशीन ए से निकल के आया होगा, और या फिर ये मशीन बी से निकल के आया होगा. अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ए ये वाला या ये वाला. थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डिफेक्टिव को डी लिख देते हैं, राइट. वो ज्यादा सही रहेगा ना. अपन बदल सकते हैं इसी बात में. डिफेक्टिव का मतलब इवेंट डी हो. ठीक है, तो आया था क्या. डिफेक्टिव का मतलब इवेंट डी है. फाइन. अब मशीन ए कितने % आइटम्स प्रोड्यूस करती है, 60%. तो अगर मैंने एक स्टॉक पाइल में से एक आइटम निकाला तो वो मशीन ए से प्रोड्यूस किया गया आइटम होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 60%, क्योंकि मशीन ए सारे आइटम्स का 60% प्रोड्यूस करती है. तो उसको इवन ले लेते हैं ना, या ए और बी ले लो. चलो थोड़ा चेंज करते हैं अब की बार, है ना. ठीक है, ये इवेंट भी ए ही ले लेते हैं और ए इवेंट का मतलब भी यही मान लेते हैं कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, और इस इवेंट का नाम भी बी रख देते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 60%. 60% को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 60/100, या फिर 6/10 लिख देते हैं. 6/10 क्यों लिखते हो, 3/5 लिखो ना, 3/5. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 40%, 2/5. देखो एज फार एज, देखो उधर देखो, एज फार एज ये दोनों सेम हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी. 5/5 में कर दिया ना दोनों को, या तो 6/10 4/10 करो. ओके नाउ, अब यहां से रास्ता घूम गया, यहां से रास्ता घूम गया. अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि आइटम ए मशीन से प्रोड्यूस हुआ है और वो डिफेक्टिव भी है. आइटम ए मशीन से प्रोड्यूस हुआ है और वो, तो ऐसे आइटम कितने हैं जो ए मशीन से प्रोड्यूस होने के बाद भी डिफेक्टिव है, 2%. कितने हैं, 2%. अब 2% को आप लिख दो 2/100. ओके. और दूसरा रास्ता है ऐसे आइटम जो मशीन बी से प्रोड्यूस हुए हैं और उसके बाद भी डिफेक्टिव है. ये है 1%. ऐसे कितने आइटम है, 1%. समझ में आया सारा डायग्राम.
आ गया समझ में सारा डायग्राम? अब क्या करना है आपको, अब आपको पता लगाना है कि आइटम तो डिफेक्टिव है ही सही, आपको पता लगाना है कि वो मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ था, इसकी क्या संभावना है। आइटम तो डिफेक्टिव हो ही गया है, अब वो किससे प्रोड्यूस होना चाहिए, मशीन बी से प्रोड्यूस होना चाहिए, इसकी आपको संभावना पता करनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम तो प्रोड्यूस हो गया, मशीन सॉरी आइटम तो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गया और ये मशीन बी से प्रोड्यूस होना चाहिए, तो बी ऑन डी चाहिए आपको, बी ऑन डी चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑन बी, फिर उसके बाद फिर दोनों केसेस, पहले ए का ले लो फिर बाद में बी का ले लो। तो ये का ये केस ए के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑन ए प्लस, तो ये का ये केस जो ऊपर रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑन डी। पुटिंग द वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय डी ऑन बी 1/100, ए की प्रोबेबिलिटी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी 3/5 और डी ऑन ए ये हो गया आपका 2/100 प्लस ऊपर वाला एज इट इज 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ओके, सबके नीचे 5 into 100 5 into 100 5 into 100 है, कट गया, क्या बचा 2 into 1 2 3 2 जा 6 2 1 जा 2, यानी कि 2/8 which is cancel out and it is found to be 1/4। सबके नीचे से 5 into 100 को हटा दिया ना, कितनी स्मूथली हो रहे हैं, आप पकड़ पा रहे होंगे कि बेस थ्योरम कितनी आसान थ्योरम है और इंपॉर्टेंट भी है, तो हमारे लिए फायदा है। कोई चीज आसान और इंपॉर्टेंट हो तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन पे, आंसर मैच कर लेना प्लीज, है ना। इसको कर रहा हूं डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट करते हैं। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग, कंपीटिंग मतलब कंपटीशन में लड़ रहे हैं ना, दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं या कंपटीशन में हैं फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। एक कोई कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्शन नियुक्त किए जाने, तो उसके लिए कंपटीशन में या जो उसके दो ही ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना चाहिए। ठीक है, दोनों ग्रुप्स का नाम अपन ए और भी रख देते हैं, ठीक है ना। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन आर, प्रोबेबिलिटी भाई दोनों ग्रुप्स के जीतने के चांसेस कितने हैं, 0.6 एंड 0.4, तो इन दोनों का सम 1 हो रहा है, यहीं से पता चल रहा है, यही आपके हाइपोथेसिस होंगे। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीत जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है, तो वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी संभावना है 0.7, और अगर दूसरा ग्रुप जीत जाता है और वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। इफ द सेकंड ग्रुप विंस, है ना, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड प्रोडक्ट, यानी कि वाज बाय द सेकंड ग्रुप, यानी कि नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, अब ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो ये सेकंड ग्रुप के द्वारा हुआ है, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन को अपन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस से नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, है ना, दो जो हमारे मेन ग्रुप्स हैं जो लड़ते हैं वो है कांग्रेस एंड बीजेपी, है ना। लेट अस से कांग्रेस एंड बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जीतने की संभावना इतनी है, बीजेपी की जीतने की संभावना इतनी है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो सड़क के रोड के इसके निवाई के सारे रोड्स बनवाएगी, इसकी संभावना इतनी है, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो निवाई के सारे रोड्स बनवाएगी, उसकी संभावना इतनी है। अब कोई एक जीत गया, पता नहीं है, रोड्स बन गए, रिजल्ट तो मिल गया, क्या संभावना है कि कांग्रेस ने बनाया था, यानी न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च हो गया, क्या संभावना है कि सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही जीती है और उसी ने बनवाया है, इसकी क्या संभावना है। ये पता नहीं चल रहा है कि जीती कौन है, बस ये रिजल्ट पता चल रहा है कि हाँ रोड बन गए या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। ओके, समझ आया, ठीक है। तो करते हैं इस पूरे इससे पहले वाले पेज पे तो कोई आंकड़ा है नहीं, नहीं है ना, सारे आंकड़े इधर ही हैं, तो फिर इसको यहीं रख देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो दो ग्रुप्स को आप या तो ए और बी कह दो या फिर G1 G2 कह दो, ऐसे कर लो। G1 ग्रुप 1, G2 ग्रुप 2, ऐसे कर दो, चलो, है ना। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 के जीतने की संभावना बता दो, गिवन होगी बुक में, बोलो। ओके, हाँ, ग्रुप 1 की जीतने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 जीत गया 0.6 है। ओके, हाँ, अच्छा, G1 और G2 इवेंट का मतलब, G1 इवेंट का मतलब हो जाएगा कि ग्रुप 1 या, हाँ, ग्रुप 1 विंस, ग्रुप 1 विंस एंड G2 हो जाएगा ग्रुप 2 विंस, ठीक है ना। ओके, तो ग्रुप 1 की जीतने की संभावना 0.6 है एंड ग्रुप 2 के जीतने की संभावना है 0.4। फाइन, चलते हैं आगे। अब रास्ता चेंज हो गया यहाँ से, ग्रुप 1 जीत गया और उसने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने को लेटेस्ट से क्या मानोगे, इवेंट एन लिख लेते हैं, एन फॉर न्यू प्रोडक्ट, है ना। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड। अब क्या हुआ भाई, ग्रुप 1 तो जीत गया और नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप 2 जीत गया और उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्या संभावनाएं दे रखी है भाई, ग्रुप 1 जीतने के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.7 और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फिर अगले की कितनी है 0.3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, आप ऐसे भी कर सकते हो, कंफ्यूजन ऐसे आ सकता है कि इन दोनों का सम भी बना रहा है और उन दोनों का सम भी बना रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो हाइपोथेसिस है। समझ में आ गई ना। मैं अगलों का सम भी बना सकता है, देखो पिछलों का सम तो 100% आएगा, प्रायरी प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 आएगा ही आएगा, उसके बाद जो दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दे रखी है या दो से ज्यादा दे रखी है, उनका सम 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो 0.7 एंड 0.3 कर दो इसको, ठीक है। अब आपको निकालना है कि नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, यानी एन तो, एन वाला इवेंट तो हो गया, और ये कौन से ग्रुप से हुआ है, सेकेंड ग्रुप लिखा है G2, है ना, G2, G2 ऑन एन। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑन G2 डिवाइडेड बाय, पहले G1 लिखो, सीक्वेंस में चलते हैं, एन ऑन G1 प्लस G2 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑन, ठीक है, G2 यानी 0.4, एन ऑन G2 यानी 0.3, G1 पे आ जाओ 0.6 और एन ऑन G1 आ जाओ 0.7, ब्रैकेट लगा दो, प्लस G2 अगेन आ जाओ 0.4 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑन G2 आ जाओ 0. सॉरी 0. ठीक है, तो इट इज 0.12 डिवाइडेड बाय 0.76 ऑफ 42 प्लस 0.12, सो इट विल बी इक्वल टू 0.12, 4 और 1 5, 0.54, डबल डेसिमल प्लेस से दोनों जगह कट गए, और किससे, 2 से कट रहा है या 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है ना, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 2/9 द फाइनल आंसर, 2/9 इज द फाइनल आंसर। समझ आ रहा है अच्छे से। समझ आ रहा है, चले नेक्स्ट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। में से सबसे अच्छा वैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज ए गर्ल थ्रोस अ डाई। एक गर्ल ने एक पासा फेंका ना, डाई मतलब पासा। इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर उसको 5 या 6 मिलता है तो फिर वो क्या करती है, एक कॉइन उछालती है 3 बारी। एक कॉइन को कितनी बार उछालती है, 3 बारी। कब उछालती है, जब उस डाई में 5 या 6 आया तो। और अगर नहीं आया, 1 2 3 4 ही आया, तो फिर वो कॉइन को एक बार ही उछालती है। उसमें भी कॉइन उछाल रही है, उसमें भी कॉइन उछाल रही है, उसमें 3 बार उछाल रही है। अगर 5 और 6 आता है और 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को एक बार ही उछाल दी। जब वो 5 और 6 आ जाता है और वो कॉइन को 3 बार उछालती है तो वो क्या करती है, नंबर ऑफ हेड्स को भी नोट डाउन कर लेती है कि 3 बार उछालने में कितने हेड मिले। 3 बार जब अपन कॉइन को उछालेंगे तो क्या चांसेस है, या तो 0 हेड, या 1 हेड, या 2 हेड, या 3 हेड, ये चांसेस हैं। तो उनमें से कौन सा केस हुआ, 2 हेड वाला केस हुआ, वो नोट डाउन कर लेती है। और अगर 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को उछालती है एक बारी, तो एक बारी तो फिर सैंपल स्पेस हेड या टेल देख लेती है, वेदर हेड आया या टेल आया। ये गेम चल रहा है, समझ आया, गेम समझ आया। अब हुआ क्या, शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। ये तो रिजल्ट मिला कि अंतिम में जाके उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला। तो आप सुनो, अंतिम में जाके उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला, तो वो इस रास्ते से भी मिल सकता है जब 3 बार कॉइन उछाला था। 3 बार कॉइन उछालने में भी एग्जैक्टली 1 हेड मिल सकता है ना। और इस रास्ते से भी मिल सकता है जब उसने एक बार कॉइन उछाला था। ठीक है, तो क्या संभावना है कि दाएं में उसको 1 2 3 4 मिला था, यानी कि उसने रास्ता नंबर 2 से एग्जैक्टली 1 हेड बोला। 1 2 3 4 रास्ता नंबर 2 है ना, 5 और 6। अपन एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, 1 2 3 4 को रास्ता नंबर 1 बनाते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा नहीं तो। 1 2 3 4 एक रास्ता, 5 और 6 दूसरा रास्ता। 1 2 3 4 से कॉइन एक बार ही उछलेगा, और 5 और 6 से 3 बार ही उछलेगा। उस रास्ते से भी एग्जैक्टली 1 हेड ला सकते हो, इस रास्ते से भी एग्जैक्टली 1 हेड ला सकते हो। एग्जैक्टली 1 हेड मिल गया, कौन से रास्ते से मिला, दिस इज माई क्वेश्चन। समझ आया। पहला काम ही होता है पूरी स्टोरी को समझना, गेम क्या चल रहा है। भाई सपोज करो मैं कहा कि चलो आपस में हम लोग एक गेम खेलते हैं। अब मैं जब तक आपको गेम ही नहीं समझाऊंगा, पहला तो ये होगा ना, गेम के रूल्स बताना। गेम के रूल्स ही समझ में नहीं आएंगे तो फिर गेम में पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले गेम ही है पूरा, मतलब प्रोबेबिलिटी गेम्स ही है। प्रोबेबिलिटी में हर बार एक नई स्टोरी है। स्टोरी समझ लो, गेम समझ लो, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो E1 E2 दो इवेंट मान लेते हैं। E1 का मतलब रख लेते हैं कि हमारे उसमें डायब के अंदर जो आया, क्या आया, E1 मान लेते हैं कि डाई के अंदर क्या आया, 1 2 3 या 4। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। वैसे आप इवेंट कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 2 3 और 4 इज ऑब्टेन्ड व्हाइल टॉसिंग ए डाई, और 5 और 6 इज ऑब्टेन्ड व्हाइल टॉसिंग ए डाई। ठीक है, और E2 क्या रख लेते हैं कि 5 मिला या फिर 6 मिला। तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो बता दो सबसे पहले तो यही चीज कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, E1 की और E2 की। E1 इवेंट घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बोलो राजा बोलो। E1 इवेंट घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और E2 इवेंट घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बोलो। 4/6। भाई E1 इवेंट क्या है, 1 2 3 4 में से एक नंबर मिलना चाहिए, तो फेवरेबल 4 है, टोटल 6 होते ही है। 4/6, और 4/6 को सॉल्व करके मैं सिंपली लिख देता हूँ 2/3। और E2 5 और 6 यानी 2/6। वैसे तो बची हुई प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 2/3, और वैसे फेवरेबल अपॉन टोटल करें तो भी कितना आ रहा है, 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब E1 इवेंट हो रहा है ना, E1 इवेंट होने के बाद, अच्छा उस इवेंट को डिफाइन कर ले, हमको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है ना। एग्जैक्टली 1 हेड को हम ए इवेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इवेंट ए। इवेंट ए का मतलब है एग्जैक्टली 1 हेड इज ऑब्टेन। बोलो कनिष्ठा, कोई कंफ्यूजन है। हाँ ना, HHS तो 3 हेड हो गया ना बेटा, एक हेड चाहिए, HHS तो 3 हेड है। अभी काउंट करते हैं कितने केसेस होंगे।
ठीक है, एक मिनट रुको, देखो पहले स्क्रीन पे देखो। अब आपको ए ऑन E1 चाहिए, पहले तो क्या चाहिए, ए ऑन E1, पहले ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं, और फिर आपको ये भी चाहिए ए ऑन E2। अब सुनो, जब E1 हुआ था, यानी कि 1 2 3 4 आया था, तो उसने कॉइन कितनी बार उछाला था, एक बार ही उछाला था। तो एक बार उछालेंगे तो इस इवेंट का, मतलब इस इवेंट का यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, सैंपल स्पेस यही तो बनेगा, या तो हेड या फिर टेल। तो एग्जैक्टली वन हेड आने के चांसेस हैं एक, और टोटल है 2, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। फेवरेबल है एक केस, और टोटल केसेस कितने हैं, 2, क्योंकि एक बार ही आप सिक्का उछालोगे तो एग्जैक्टली वन हेड आने वाले केसेस एक ही हैं और टोटल केसेस 2 हैं। अब इस वाले इवेंट को यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ना। जब ये वाला इवेंट होगा 5 या 6, तो अब कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हो आप, 3 बार उछाल रहे हो। तो 3 बार जब आप उछालोगे तो इस वाले केस, ये E2 इवेंट है, ये E2 इवेंट का सैंपल स्पेस है ना। E2 इवेंट के बाद जो घटना हुई उसका सैंपल स्पेस है। मुझे बताओ 3 बार कॉइल उछालने में क्या क्या सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, HHH, H 3 हेड्स लिख लिया, अब 2 हेड्स वाले केस बनाओ, HHT, HTH और THH, ये तीनों 2 हेड्स वाले केस हो गए। अब 1 हेड वाला केस बनाओ, HTT, THT और TTH। अब 0 हेड वाले केस बनाओ, TTT। तो इस तरीके से सीक्वेंस में चलो, देखो ये 1 हेड, ये 3 हेड्स वाले केस हैं, ये क्या है, ये वाला केस क्या है, 3 हेड वाला केस है। ये 3 केस किसके हैं, 2 हेड वाले केस हैं। ये 1 2 और ये 3, ये 3 केस किसके हैं, 1 हेड वाले केस हैं। और ये लास्ट वाला जो है वो 0 हेड वाला केस। समझ आया। तो ऐसे सीक्वेंस में चलोगे तो कोई भी केस मिस आउट नहीं करोगे, कोई भी केस डबल काउंट नहीं करोगे सीक्वेंस में। 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, या फिर उल्टा स्टार्ट करो, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। टेल के केस में भी यही होगा, 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। ओके जी। अब आपको क्या चाहिए साहब, एग्जैक्टली कितने चाहिए, बोलो कनिष्का। एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड वाले केस कौन कौन सा है, 1 2 3, आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल, 8, तो प्रोबेबिलिटी 3/8। और एग्जैक्टली 2 हेड बोलता तो भी 3/8। एग्जैक्टली 3 हेड बोलता तो, और नो हेड बोलता तो, और एटलीस्ट 2 हेड बोलता तो, एटलीस्ट 2 हेड में 2 हेड भी आएगा और 3 हेड भी आएगा। तो 2 हेड के 3 केस, 3 हेड का 1 केस, 4/8। और एटलीस्ट 1 हेड बोलता तो 7/8। केवल एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, तीनों, केवल 0 हेड का हटा दो, TTT हटा दो, तो कुछ भी कह सकता हो। ठीक है, ओके जी। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि एग्जैक्टली 1 हेड तो मिल गया, यानी कि ए इवेंट तो अकर हो गया। लेकिन ये कौन से रास्ते से हुआ है, जब 1 2 3 4 आया था, 1 2 3 4 यानी कि इवेंट नंबर 1। ये पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की आपको, ठीक है ना। जब ए हो गया, मतलब रिजल्ट हो गया, तो ये कॉज से वो रिजल्ट हुआ है। ओके, फॉर्मूला बनाओ, E1 इंटू ए ऑन E1 डिवाइडेड बाय E1 इंटू ए ऑन E1 प्लस E2 multiplied by A on E2। ठीक है, E1 is probability of E1 is 2/3, 2/3 multiplied by A on E1 की probability है 1/2, 2/3 multiplied by 1/2 प्लस E2 की probability है 1/3 multiplied by 3/8। ठीक है, यहां से 2 से 2 कट गया, यहां से भी 2 से 2 कट गया, यहां से 3 से 3 कट गया। सो इट इज इक्वल टू 1/3 तो ऊपर है, नीचे फिर 1/3 प्लस 1/8 है। सो इट इज इक्वल टू 1/3, इसका एलसीएम लेंगे 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 24/11, 3 से 1, 3 से 8 टाइम्स कट गया। सो आंसर इज 8/11। ठीक है, समझ आया।
जब अपन ये फॉर्मूला सेट कर रहे होते हैं ना, तो भी आपको मोटा मोटा ये चेक कर लेना है कि देखो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर बार आ रहा है, आ रहा है ना, 2/3 1/3। मतलब लिखते लिखते भी आपको बस हल्का हल्का सा देखते रहना चाहिए। अच्छा ये 1 हो गया ना, ठीक है। हाँ, इनकेस अगर नहीं हो रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ गलत नोट डाउन किया है या गलत नोट डाउन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलें फिर आगे, चलें, कर दो डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इजी लग रहा है बट इसमें केसेस 3 है। ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। वही 3 मशीन मान लो या 3 मशीन ऑपरेटर्स होते हैं जो मशीन को चलाते हैं। ठीक है ना, ए आदमी अलग है, बी आदमी अलग है, 3 ऑपरेटर्स बिठा रखे हैं। जो पहला ऑपरेटर होता है ए, वो जब काम करता है मशीन पे तो वो 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है ना। वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5% एंड 7%। बी जो होता है 5% प्रोड्यूस करता है एंड सी जो होता है उससे गलती ज्यादा होती है तो वो 7% डिफेक्टिव आइटम्स रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। अब ए सबसे कम डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है तो उसको ज्यादा काम मिलता है। 50% मशीन वही चलाता है, मतलब जितनी भी देर मशीन चलती है, जैसे 10 घंटे मशीन चलती है उसमें 5 घंटे तो वही चलाएगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो 1% ही डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। जब बी जॉब पे होता है तो कितना परसेंट टाइम जॉब पे होता है, 30%। और सी जो है सबसे बेकार आदमी, 7% इफेक्टिव निकालता है तो उसको सबसे कम काम मिलता है। 20% टाइम ही उसको बिठाते हैं मशीन पे, बाकी उसको भगा देते हैं। ठीक है, कोई कहेगा सर हटा ही दो ना। हटा इसलिए नहीं सकते, ऑब्वियसली सी की सैलरी कम होगी। डिफेक्टिव ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करता है तो क्या एक मैन्युफैक्चरर को हर चीज बैलेंस करनी होती है, कॉस्ट भी बैलेंस करनी होती है, एक्यूरेसी भी बैलेंस करनी होती है। ठीक है, अच्छी तनख्वाह वाले लोग भी रखने होते हैं और कम तनख्वाह वाले लोग भी रखने होते हैं। कम तनख्वाह वाले ऑब्वियसली कम काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह वाले अच्छा काम करके दे रहे हैं। सारे अच्छी तनख्वाह वाले रख देंगे तो काम तो बहुत अच्छा होगा, वो बात, लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, दिस इज द केस। ओके, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। अब फाइनली जो आइटम उठाया सैंपलिंग में वो डिफेक्टिव निकल गया। मान लो कि इंस्पेक्शन आया चेक करने, उसने उठाया और वही डिफेक्टिव निकल गया, तो मैन्युफैक्चरर ने बुलाया, बताओ किसने प्रोड्यूस किया आप तीनों में से, है ना। तो क्या संभावना है अच्छा, तो सी की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन देखो सी टाइम भी तो कम, मतलब आइटम्स प्रोड्यूस भी तो कम कर रहा है ना। आप स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि सी, वो मशीन में 20% टाइम ही तो रहता है, ज्यादा आइटम तो ए और बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए अब एक्चुअली वो वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए बेस थ्योरम। मुझे एक चीज बताओ, 100 आइटम प्रोड्यूस हुए, ठीक है, 100 में से 50 आइटम तो ए ने प्रोड्यूस किए होंगे, 30 आइटम इसने प्रोड्यूस किए होंगे, 20 आइटम उसने प्रोड्यूस किए। 50 में से 1% वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है, उसके 30 में से 5% वो कर रहा है और उसके 20 में से 7% वो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करो। तो 50 का 1% मतलब 2 आइटम और 30% का 5% कितना हुआ, 30 आइटम का 5/100 है ना, 1.5 आइटम हो गया। भाई देखो 30 आइटम वो प्रोड्यूस कर रहा है, 30 आइटम का भी 5%, 30 आइटम का 10% होता है 3 आइटम, आधा कर दो 1.5 आइटम। और 20 आइटम उसने प्रोड्यूस किए, 20 आइटम का 7% कैलकुलेट करो। भाई सबसे कम प्रोड्यूस किए इसने डिफेक्टिव, अभी भी देख लो 100 आइटम की गिनती में से भी सबसे ज्यादा ए नहीं प्रोड्यूस किए डिफेक्टिव। तो स्ट्रेट अवे हम नहीं कह सकते क्योंकि उसको मौका भी तो कम मिल रहा है। भाई आप कह रहे हो साहब सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, वो 24 साल खेला है, और कोई प्लेयर 24 साल खेला ही नहीं है तो इतने रन वैसे भी नहीं बना पाएगा ना। अब विराट कोहली मान लो 10 साल में उसके आधे रन बना गया तो वो ज्यादा बेटर हुआ ना उससे, वो 24 साल में, है ना। कोई पर्सनल मत लेना किसी का कोई फेवरेट प्लेयर।
एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? तो स्ट्रेट अवे यू कैन नॉट जज कि ये बेटर है और वो अच्छा है या कौन कैसा है, ठीक है ना? आपको पूरी तिगड़म लगानी पड़ेगी ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्या हुआ? ओके, आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। वैसे पर्सनली सचिन तेंदुलकर मेरा भी फेवरेट है। आपका विराट कोहली है फेवरेट? तो आपको तो अच्छा लगा होगा एग्जांपल। मुझे पर्सनली गंदा लग रहा था अंदर से वो एग्जांपल देना, बट आपको समझानी थी चीज को। ओके, ए मैन्युफैक्चरर एज 3 मशीन ऑपरेटर्स, तो लेटर्स से एबीसी उनका नाम है, एबीसी रख लेते हैं, सबसे बेस्ट होता है जब नाम ही अल्फाबेटिक और लेटर्स में हो, तो इवेंट का नाम भी एबीसी रख लेते हैं, सबसे बेस्ट। ओके, तो यहां लिखो, ऊपर लिख देता हूं, ए बी एंड सी। ए बी सी। ओके जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भाई वो आइटम ए ने प्रोड्यूस किया था, उसकी प्रोबेबिलिटी, जो डिफेक्टिव आइटम निकला है ना, ये आइटम मतलब टोटल आइटम्स में से कितने आइटम ए ने प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आइटम निकाला, अब डिफेक्टिव इफेक्टिव छोड़ दो, आइटम निकाला, ये आइटम ए ने प्रोड्यूस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी, आइटम निकला है वो बी ने प्रोड्यूस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड सी ने प्रोड्यूस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ए तो 50% ऑफ द टाइम मशीन चलाता है, तो 50% ही इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 50% को शॉर्ट में लिखते हैं 5/10, सबसे सही रहेगा, सबके नीचे 10 आ जाएगा, और 30% को 3/10, और 20% को 2/10। फाइन, ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया, लेटर से उसको डी कह देते हैं, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑन बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑन, तीनों ही गिवन है आपको, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कॉपी पेस्ट करना है। दिया हुआ है कि जब ए मशीन चलाता है तो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, तो 1/100। जब बी मशीन चलाता है तो उसके आइटम कितने परसेंट डिफेक्टिव होते हैं? 5/100, 5/100। और जब सी चलाता है तो 7/100। ओके, अब आपको क्या करना है कि डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हो गया, और वो ए की गलती से हुआ है, इसकी क्या संभावना है? ए ऑन डी की क्या संभावना है? फाइन, फॉर्मूला बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, अब की बार 3 का केस बनेगा। आपने देखा होगा कि एक बार भी किसी भी क्वेश्चन में 3 से ज्यादा केस तो नहीं बने, क्योंकि उससे ज्यादा फिर फॉर्मूला लंबा हो जाता है ना, इसलिए वो 3 मैक्सिमम देगा। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी, फिर प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बाद में दे रहा है, वो उसकी मर्जी है, कैसे भी देगा वो। डी ऑन बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑन सी, पुट अप द वैल्यूज। तो 3 केस जब भी होते हैं ना, तो सीधी सीधी वैल्यूज गिवन होती है, ये चीज देखी मैंने, सीधी सीधी वैल्यूज गिवन होगी, बस उठाना है क्वेश्चन से और पुट करना है फॉर्मूला में। ए यानी कि 5/10 मल्टीप्लाइड बाय डी ऑन ए 1/100, 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, डी 3/10 मल्टीप्लाइड डी ऑन बी 5/100, सी 2/10 7/100। तो 10 × 100, 10 × 100, 10 × 100 सारे सबके डिनोमिनेटर में है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 7 2 जा 40, सो इट्स इक्वल टू 15 और 5 20, 34, 5/34 इसका आंसर। चेक करना पीछे आंसर सही है।
समझ में आ रहा है राजा? ठीक है, चले। चले। ठीक। हम्म। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ हाँ श्योर। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है ना, वैसे बेस थ्योरम के लिहाज से तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बट कुछ पुराना कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो रहा है। क्लास 11th में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी उसका तड़का था ना, तो वो तड़का थोड़ा बहुत इसमें है, तो वो रिवीजन करवाने के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी बेस थ्योरम के हिसाब से काफी आसान क्वेश्चन पढ़े। A card from a pack of 52 cards is lost. 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गुम गया, लॉस्ट हो गया, फाइन। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक बचे कितने? 51। 51 में से अब दो कार्ड्स निकाल रहे हैं। अगर ये वापस एक ही कार्ड निकालता तब तो क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता, बट ये क्या निकाल रहा है? अब बचे हुए में से भी दो कार्ड्स निकाल रहा है। एंड if he is picking two cards simultaneously, then clearly it is a case of dependent events. भाई एक कार्ड निकाला और दूसरा कार्ड निकाला, वापस पुट थोड़ा ना कर रहा है, साइमल्टेनियस कौन सा है? डिपेंडेंट। तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस लेते हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट नहीं करते हैं। ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब जो दो कार्ड्स निकाले, वो दोनों कार्ड्स कौन से मिले मुझे? डायमंड्स। डायमंड समझते हो? ईट कितने होते हैं टोटल? 36। ओ 13। हाँ, आपने कहा 26, मैंने कहा 36। 13 ना, 26 का हाफ है ना, 13 डायमंड्स होते हैं। ओके, तो वो दोनों कार्ड जो निकले वो क्या निकले? डायमंड्स। सो वी विल कंसीडर दिस एज द रिजल्ट। ये तो है रिजल्ट कि दो डायमंड्स तो मिल गए मुझे। अब क्या संभावना है कि जो वो पत्ता गुम गया था वो भी डायमंड था? जो पत्ता गुम गया था, फिर से स्टार्ट कर। 52 कार्ड से एक कार्ड तो गुम गया, कितने बचे? 51। 51 में से दो कार्ड्स निकाले, दोनों कार्ड्स क्या निकले? डायमंड। अब आप उस गुमे हुए पत्ते के बारे में सोच रहे हो, यार गुमा हुआ पत्ता कौन सा रहा होगा? तो या तो वो डायमंड रहा होगा या डायमंड नहीं रहा होगा। तो क्या संभावना है वो डायमंड रहा होगा? भाई रिजल्ट तो दो डायमंड मिल गए क्योंकि 13 थे, 13 में से भी एक भी गुम गया होगा तो भी 12 बचे होंगे, तो 12 में से दो डायमंड, अभी भी 10 और हैं उसमें। तो अब आप संभावना सोच रहे हो कि क्या संभावना है कि वो गुमा हुआ पत्ता भी डायमंड था। ठीक है, तो आप मुझे इतना बताओ कि आप हाइपोथेसिस क्या मानेंगे, इवेंट्स क्या मानेंगे? डायमंड था या डायमंड नहीं था? क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि जो एक पत्ता गुम गया है वो डायमंड है। तो इसी को पहला इवेंट तो मानना पड़ेगा, इसी का उल्टा, इसी का कॉम्प्लीमेंट दूसरा इवेंट मानना पड़ेगा कि वो डायमंड नहीं था। ठीक है, और रिजल्ट तो है कि जो दो पत्ते निकल रहे हैं वो डायमंड है। तो वो एक पत्ता जो गुम गया वो डायमंड होने के बाद दो पत्ते डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी, और एक पत्ता जो गुम गया वो डायमंड नहीं था उसके बाद अगेन दो पत्ते डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी, वो निकालनी है और पीछे आके रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी। समझ आया? ठीक है, तो लेट्स कंसीडर इवेंट्स E1 एंड E2। क्या जी? हाँ, प्रोबेबिलिटी एक ही निकलेगी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अच्छा, इस क्वेश्चन को भूल जाओ आप तो मुझे बताओ 52 पत्तों में से दो पत्ते निकाल रहे हैं अपन तो 52 में से टू कार्ड्स निकाल रहे हैं। कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं? टू कार्ड्स। ये कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2, ये दोनों डायमंड निकलने की संभावना कैसे निकालेंगे? सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 11th क्लास का। 52 कार्ड्स में से वी आर पिकिंग टू कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दोनों डायमंड्स हैं। पहला कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी, अब क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और डिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है तो अब इसके बाद क्या हो रहा होगा? मतलब ऐसे देखो, देखो मैं बताऊं, आप ऐसे सोचोगे कि D1 तो ले लो, D1 तो ले लो, पहला कार्ड डायमंड है, इंटरसेक्शन D2 ले लो, दूसरा कार्ड डायमंड है।
इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाय, अब D1 तो निकल चुका है, हो चुका है, D2 ऑन D1। अब पहला कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी 13/52 मल्टीप्लाइड बाय, अब D1 हो चुका है तो पत्ते कम हो चुके हैं और डायमंड भी कम हो चुका है 12 इंटू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि D1 की वैल्यू ये है, D2 की वैल्यू है, ठीक है तनिषा, ये कंफ्यूजन आपको पहले हुआ था। ये D1 ऑन D2 ऑन D1 का मतलब है कुछ मतलब है इसका मतलब क्या है कि एक डायमंड निकल चुका है, अब दूसरे डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो एक डायमंड निकल चुका है तो टोटल कार्ड्स भी कम हो चुके हैं और डायमंड कार्ड्स भी कम हो चुके हैं, तो इस तरीके से दो डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ बेस थ्योरम में अप्लाई कर देना, समझ आया, ठीक है। चलते हैं, तो इवेंट E1 एंड E2 ही ले लेते हैं, इजीएस्ट थिंग वही होगी। E1 को ले लेता हूं कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, एंड E2 इज लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। फाइन, ठीक है जी, ये तो है लॉस्ट कार्ड डायमंड, ये है लॉस्ट कार्ड नॉट अ डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने डायमंड होते हैं 13, आउट ऑफ हाउ मेनी 52, 13/52 इज 1/, और लॉस्ट कार्ड नॉट ए डायमंड, तो डायमंड कितने नहीं होते हैं 39, 39/52 यानी कि 3/4, या फिर 1 में से उसको माइनस कर दो, कैसे भी कर लो, समझ में आई बात भाई। 52 में से एक पत्ता घूम गया, क्या संभावना है कि वो डायमंड घुमाए, डायमंड कितने होते हैं 13, तो 1/4 संभावना है कि डायमंड घुमा होगा, क्या संभावना है कि डायमंड नहीं घुमाए कोई और पत्ता घुमाए, हमारे पास 4 पार्टीशन होते हैं ना, नाम याद है सबके, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब, हिंदी में सबका मतलब पता है, डायमंड मीन्स 8, क्लब मीन्स चिड़ी, हार्ट मीन्स पान और स्पेड मीन्स हुक्म, ठीक है, ओके, खेलते हो मतलब आप लोग, हाँ क्या बोलो ना, क्लब इज चिड़ी, स्पेड इज हुक्म, एस मतलब इक्का, वो उन 4 पार्टीशंस में नहीं है, वो उन 4 पार्टीशन में नहीं, वो 13 पार्टीशंस में से है ना, 1 2 3 4 होता है ना उसमें, ए फॉर एस, और जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं टोटल, एक कलर के नहीं, एक पार्टीशन के 4 होते हैं, एक कलर के तो 8 होते हैं, नहीं, फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें फेस दिखाई दे, किस किस में फेस दिखाई देता है, गुलाम, रानी और बेगम और बादशाह, 3 हो गए एक पार्टीशन के, 3 3 3 3 4 पार्टीशन होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, इक्के को फेस कार्ड मत लेना कभी भी, ये गलती हमेशा करते हैं बच्चे, क्योंकि इक्का क्या है उन सबसे बड़ा होता है ना, उन सबसे बड़ा होता है तो उनके साथ बिठा दिया जाता है उसको, ठीक है, इक्का तभी बड़े सबसे बड़ा होता है जब 3 बार आए, अगर वो 2 बार या 1 बार आ रहा है तो उनसे छोटा है, ठीक है, तो इक्के को उन 10 कार्ड्स में लेंगे, फेस कार्ड्स में इक्के को नहीं लेंगे, ठीक है, कल को फेस कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं 12, 12 में से ब्लैक कलर के कितने 6 एंड रेड कलर के कितने 6, और 6 में से भी रेड कलर के जो 6 हैं उसमें से भी डायमंड एंड हार्ट हैं 3 3, और ब्लैक कलर के जो 6 हैं उसमें से स्पेड एंड क्लब हैं 3 3, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कि इवेंट ए ले लेते हैं, इवेंट ए ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं फिर प्रोबेबिलिटी नीचे ढंग से निकालेंगे ना, इवेंट ए ले लेते हैं बेटा कि जो 2 कार्ड निकल रहे हैं, अब 2 कार्ड्स जो निकल रहे हैं आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर बोथ डायमंड्स, आर बोथ डायमंड्स, जो 2 कार्ड्स निकल रहे हैं दोनों के दोनों क्या हैं डायमंड्स, ये रिजल्ट हो चुका है तो इसको मेरे को इवेंट ए लेना पड़ेगा, ओके ठीक है, E1 E2 तो निकाल लिया, अब यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, मैं लिख देता हूं बाकी सॉल्व नीचे करूंगा ना। अब यहाँ पे इस रास्ते से अपन क्या निकालेंगे कि E1 तो हो चुका है, A ऑन E1 ये निकालने वाले हैं, अभी अपन नीचे निकाल दूंगा मैं, और यहाँ क्या निकालोगे आप A ऑन
E2। बाकी क्वेश्चंस में तो क्या है इजीली निकल रहा था तो उधर ही लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। बात करते हैं ए ऑन इवन कैसे निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन। ए ऑन इवन का मतलब बताओ। ए ऑन इवन का मतलब है कि जो कार्ड गुम गया था वो डायमंड है, और 51 पत्तों में से अब वापस जो 2 कार्ड निकल रहे हैं वो भी डायमंड निकल रहे हैं। फाइन, कार्ड गुम गया था वो क्या है, डायमंड है। अब कितने पत्ते निकाल रहे हो आप, 51 में से 2 कार्ड्स निकाल रहे हो, तो पहला कार्ड दोनों डायमंड निकलने चाहिए, तो पहला कार्ड डायमंड निकलने की संभावना कितनी होगी, 51, और डायमंड कितने बचे हैं, जो कार्ड गुम गया वो भी डायमंड ही था, तो 12। ये तो पहला कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। अब उससे अगला कार्ड यानी तीसरा कार्ड हो गया ये, एक्चुअली एक तो गुम चुका है, दूसरा डायमंड, अब तीसरा कार्ड अगेन डायमंड, तो 50, और अब डायमंड कितने बचे, 11। ये चीज समझ आई। अब मुझे बताओ, अब इसको सॉल्व बाद में करना, अब मुझे बताओ ए ऑन E2 कैसे निकालोगे। ए ऑन E2 का मतलब है कि जो कार्ड गुम गया था वो डायमंड नहीं था, तो टोटल कार्ड तो कम हो गए थे, लेकिन डायमंड कार्ड 13 के 13 मौजूद थे, और टोटल कार्ड्स एक और कम कर दो और डायमंड कार्ड एक ही कम करो। समझ आया, अच्छे से समझ आया। अब सुनना, इस पूरी चीज को, इस पूरी चीज को और इस पूरी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, मुझे बताओ। टोटल कार्ड्स कितने बचे, एक कार्ड गुमने के बाद, भाई वो डायमंड कार्ड गुम चुका है ना, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51, उसमें से कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते, तो 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो, 51C2 बेस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, फेवरेबल आ जाओ, तो फेवरेबल कितने कार्ड्स बचे हैं, जब डायमंड कार्ड गुम चुका है, अब आपको वापस 2 डायमंड चाहिए, तो डायमंड चाहिए तो 13 डायमंड थे, लेकिन एक तो गुम चुका है, तो कितने डायमंड बचे, 2, 12, 12 में से कितने निकालने, 2, तो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 12C2। इसको सॉल्व करो, यही आएगा, अभी सॉल्व भी करके बता देता हूं। इधर आ जाओ, इधर भी टोटल तो 51C2 ही रहेगा, क्योंकि 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल रहे हो, लेकिन ऊपर डायमंड अभी 13 है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, 13C2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता है सभी को, 12C2 को क्या लिखोगे, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ऐसे लिखोगे। और 51C2 को कैसे सॉल्व करोगे, 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कटा, चेक करो वही चीज आ रही है, ठीक है, समझ आया। ये तरीका 11th में पढ़ चुके हैं, ये 12th में आके पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। हाँ, ये तो एक्चुअली 12th वाला ही तरीका है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, वो वाला तरीका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम 11th में नहीं थी, वो वाला तरीका हमने 11th में सीखा था। क्वेश्चन तो इस तरह का अपन 11th से कर रहे हैं, ठीक है, तरीका बस थोड़ा सा चेंज किया। समझ आया सभी को। इसको सॉल्व करके बताओ, 13C2 मीन्स 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। भाई 13C2 का मतलब क्या होता है, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 2 क्या होता है, 11 फैक्टोरियल, तो 13 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 13 इंटू 12 बचेगा, फैक्टोरियल समझते हो ना भाई। 13 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 2 इंटू 1, तो कुल मिला के 13C2 को क्या लिख पाए, 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, और 51C2 को जैसे पहले लिखा था 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कट गया, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50, वही आ रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें सब हटा देता हूँ। मैंने दोनों तीनों तरीके बता दिए कैसे आप 2 कार्ड्स निकालोगे, कॉम्बिनेशन वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप बुक्स में अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे या वीडियोस पे देखेंगे यूट्यूब पे, तो सबने ये कॉम्बिनेशन वाले तरीके से ही निकाला हुआ है, तो कहीं आप वो देख के ना कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने वो तरीका भी बता दिया। बात एक ही, कैसे भी करो, इसको सॉल्व कर दो बस। तो एक काम करते हैं ना, 51 इंटू 50 को तो छेड़ेंगे ही नहीं, काट देंगे बाद में, है ना, कटेगा क्या, कट ही जाएगा। 51 51 कट रहा है, चलो कट रहा है तो काट दो, चलो जितना कट रहा है काट दो, फिर देखेंगे ना। 4 से कट रहा है ये, 4 3 जा, हाँ 3 से, 3 4 जा 12, 17 टाइम्स, और कुछ भी कट रहा है देखो, 2 50, क्या बचा, ओ सॉरी 25, अब क्या बचा,
सेम ही होंगे, नहीं काटें, ठीक है। मुझे भी वही लग रहा है कि फालतू हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे इसको, है ना। तो अपन 12 इंटू 11 कर देते हैं ओनली। 11 टू जा 22, रिमाइंडर 1, 11 वन जा 1, 11 टू जा 22, रिमाइंडर 2, सॉरी 11 वन जा 11 एंड 2 13। इसको अपन 51 इंटू 50 करके छोड़ देते हैं। इधर आ जाओ, 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3, 12 वन जा 12 एंड 3, 156 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50। चलिए अब आपको क्या चाहिए, इवेंट ए तो हो चुका है, यानी कि 2 कार्ड्स डायमंड ही निकले थे, है ना। और वो पूछ रहा है कि जो पत्ता गुम गया था वो क्या होना चाहिए, वो डायमंड होना चाहिए, यानी कि इवन इवेंट घटित होना चाहिए। फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1 डिवाइडेड बाय प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाय A ऑन। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करो। E1 1/4, A ऑन E1 अभी अभी निकाला मैंने ये सारी चीज, 132 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50। एक बार यही सारी चीज, प्लस अब E2 कितना है, 3/4, जगह की कमी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 156, तो उस जगह की कमी हो गई। हम काम करते हैं, वैल्यूज में ऊपर रख के सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये पूरी चीज ही ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 132 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50, ये तो रहेगा न्यूमरेटर में। उसके बाद ये का ये एक बार लिख लो सेम, 132 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा ये वाला केस, 156 इंटू 51 इंटू 50। तो 51 इंटू 50 इंटू 4, 4 भी ये देखो सब में, 4 इंटू 51 इंटू 50, 4 इंटू 51 इंटू 50, 4 इंटू 51 इंटू 50, सबका खत्म। क्या बचा उधर 132, और नीचे यहाँ पे 132 प्लस 156 इंटू 3 करना, 6 18, 468। तो 132 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 468 बचा है, ओके, इक्वल टू 132 ऐड कर दो, 70 500 600 एग्जैक्टली 600, राइट। ठीक है, अब काटो, किससे कट रहा है, 6 से 100, 22, 22/100 है ना, तो फिर 12 से ही काटो, 2 से और कट जाएगा, 12 से काटो, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 50, 11/50 आंसर। इस बार बस नई चीज ये थी कि ये जो चीज है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिल पाई, इसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बस ये डिफरेंट था। बाकी बेस थ्योरम के लिहाज से, फॉर्मूला वॉर्मूला सेट करने के लिहाज से तो इजी था क्वेश्चन। बस वो जो 2 कार्ड निकलवा रहा है बाद में जाके, अगर वो एक ही निकलवाता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता। वो 2 कैसे निकाले, बस एक्चुअली कर रखा है, 2 कार्ड निकालना भी कर रखा है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें करके पीछे छूट जाती हैं, फिर बीच में कुछ दूसरी चीज आ जाती है, फिर बाद में वही चीज आती है कि अच्छा 2 कार्ड कैसे निकालें। तो थोड़ा बहुत तो माइंड में रहता है कि हाँ निकाले तो थे, बट कैसे निकाले थे। सपोज करो 3 कार्ड होते, सपोज करो 3 कार्ड निकलवाता, तो ये 2 तो निकल गए, तीसरा कैसे निकलवाता, एक पत्ता और कम कर दो, 49/10, इधर भी एक पत्ता और कम कर दो, 49 और ऊपर 11। ठीक है, ऐसे कितने भी निकलवा लो, कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसको डिलीट कर दूं, एक बार बचे हुए 2 क्वेश्चंस देख लो जल्दी से, फिर बता दे। मल्टीपल चॉइस वाले जो हैं, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो। Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that a head appears. कहने के लिए मल्टीपल चॉइस है, करना इसका सारा काम है। ठीक है, A सच बोलता है 4/5 टाइम्स, तो झूठ कितनी बार बोलेगा 1/5 टाइम्स। ये हो जाएंगी मेरी हाइपोथेसिस 2।
ए रिपोर्ट्स, ए रिपोर्ट करता है ना, ए बताता है कि एक कॉइन को टॉस किया गया, ए ने बताया कि हेड आया है, ए ने क्या बताया, हेड आया है, तो जो हो चुका है उसको रिजल्ट कहेंगे, यानी ए इवेंट क्या हो जाएगा कि हेड आ गया। अब संभावना क्या है कि वाकई में हेड था, तो जो चीज पूछे वही तो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं। तो क्या इसने कहा है कि देयर वाज हेड, तो हेड का आना पहला हाइपोथेसिस है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट दूसरा हाइपोथेसिस, हेड का ना आना। ओके, जो पूछे उसी को हाइपोथेसिस कहेंगे, तो हेड का आना पहला हाइपोथेसिस है, तो ऑब्वियसली दूसरा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो इवन, हाँ क्या, हाँ फाइनल रिजल्ट इवन रिजल्ट, अच्छा आप दूसरा हाइपोथेसिस कह रहे हो टेल का आना, या तो ऐसे लिख लो हेड का आना हेड का ना आना, या फिर लिख लो हेड का आना टेल का आना, बात एक ही, ठीक है। ओके, तो हम ले लेते हैं इसको E1 एंड E2। E1 लिख लेते हैं कि हेड आया था, E1 इवेंट ले लेते हैं बेटा, क्या आया था, हेड आया था। और E2 इवेंट ले लेते हैं, तो जैसा प्रियांशी को कह रही है कि टेल लिख दो उसको, वैसे तो आप नो हेड भी लिख सकते हो ना, हेड आया हेड नहीं आया, हेड आया टेल आया। ओके, तो E1 इवेंट की संभावना भी हाफ, कॉइन को उछालेंगे तो हेड आने की संभावना हाफ है, कलर चेंज कर दो, हेड आने की संभावना क्या है 1/2, और टेल आने की संभावना भी क्या है 1/, यानी हेड ना आने की संभावना भी 1/। चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब इवेंट ए लिखते हैं कि उसने रिपोर्ट किया है, उसने क्या रिपोर्ट किया है, एक मिनट, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है ना, ए ने रिपोर्ट किया है, ए रिपोर्ट्स, ए इवेंट का मतलब लिख रहा हूं मैं ना, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। इस ए इवेंट का मतलब क्या है कि ए ने कहा, ए ने बताया कि हेड आया है ना। अब सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन का मतलब समझ जाना बस, आप प्रोबेबिलिटी चुटकियों में कह दोगे सर ये प्रोबेबिलिटी है, ए ऑन इवन का मतलब समझ जाना, और ए ऑन E2 का भी मतलब समझ जाना। चलो मतलब समझते हैं, ए ऑन इवन का मतलब क्या होगा, इवन मतलब हेड आ गया, और ए का मतलब ए बता रहा है कि हेड आया है, तो हेड अगर वाकई में आ गया और ए नाम का आदमी बता भी रहा है कि हेड ही आया है, दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। दैट मीन्स ए ऑन इवन का मतलब है कि ए के सच बोलने की संभावना, विच इज गिवन एज 4/5, ठीक है। अब हेड नहीं आया है, फिर भी ए कह रहा है कि नहीं नहीं हेड आया है, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, उसकी झूठ बोलने की संभावना है। ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन, ये जो चीज है इसका मतलब है उसकी सच बोलने की संभावना, इसका मतलब है उसके झूठ बोलने की संभावना, ठीक है। सच बोलने की संभावना गिवन है 4/5, तो क्लियरली झूठ बोलने की संभावना उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1/5। अब आपको चाहिए, अब आपको चाहिए कि ए ने बताया कि हेड आया और एक्चुअल में भी हेड हो, ऐसे ही कह रहा है, एक्चुअल में भी हेड हो, तो एक्चुअल में भी हेड हो दैट मींस E1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय A on E1, probability of E1 multiplied by A on E1 again plus E2 multiplied by A on E2 equal to E1 है 4/5, नहीं 1/2, सॉरी 1/2 into 4/5/2 into 4/5 plus 1/2 into 1/5, तो 5 2 into 5 2 into 5 2 into 5 काट दो, 4 ऊपर बचा, यहाँ पे 4 बचा प्लस, यानी कि 4/5 आंसर। क्या हाँ बराबर आ सकते हैं, वो इत्तेफाक से आ सकते हैं। अच्छा आप कह रहे हो कि A/E1 और E1 बाई ए बराबर है, इसका मतलब क्या है, A/E1 और E1 बाई ए कब बराबर होते हैं, एक बार हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किया था जब A की और E1 की संभावना बराबर है, इसका मतलब यही है कि A इवेंट
होने की संभावना और इवन इवेंट होने की संभावना बराबर है। क्यों? देखो a बाई E1 को क्या लिखोगे? a बाय E1 को क्या लिखोगे? a इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय E1, और E1 ऑन a को क्या लिखोगे? E1 इंटरसेक्शन a, भाई फॉर्मूला से E1 पहले लिखोगे पर बात एक ही है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब न्यूमरेटर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स ये दोनों बराबर हैं, तो न्यूमरेटर तो वैसे भी बराबर है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों इवेंट के होने की संभावना बराबर है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इवेंट ही बराबर है, इसको मत लिख देना, संभावनाएं बराबर है, क्योंकि दो इवेंट की संभावनाएं बराबर हो तो इवेंट बराबर नहीं होते कभी भी। संभावना तो दो इवेंट की कैसे भी बराबर हो सकती है, इवेंट अलग अलग हो तो भी संभावना बराबर हो सकती है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि इवन इवेंट होने की संभावना और ए इवेंट होने की संभावना बराबर है। इवन इवेंट क्या था? हेड आना, एक्चुअल में हेड आना। ए इवेंट क्या था? कि वो रिपोर्ट कर रहा है हेड आना। तो कोई कहे कि हेड आने की संभावना, आप कहोगे हाफ। कोई कहे कि ये क्या संभावना है, ये संभावना बताओ कि ए बताएगा कि हेड है, तो वो संभावना भी हाफ है, इवन के बराबर है। ठीक है, कॉमन सेंस से सोचो ना, हेड या टेल। भाई आपने कहा कि ए आया मेरे पास, अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, हेड आया टेल आया? ऑब्वियसली हाफ हाफ संभावना, या तो हेड बताएगा या टेल बताएगा। ऑब्वियसली दोनों की संभावना बराबर हुई ना। ठीक है, समझ आया? ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ से, इसमें से किसी को कुछ नोट करना है तो नोट करो। हो गया सभी का? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में बेस थ्योरम का तड़का है ही नहीं, कुछ डिफरेंट बातें हैं इसमें। इफ a and b are two events such that a intersection b such that a is a subset of b, a b का सबसेट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ b जीरो नहीं है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इनमें से करेक्ट क्या है? तो पहले तो जो गिवन पॉइंट्स है उसके हिसाब से कुछ अपन अजम्पशंस मानते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं इस अजम्पशन से, है ना, कि a और b ऐसे दो इवेंट्स अज्यूम करने हैं कि a b का सबसेट हो। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊं तो ए बी का सबसेट कैसे बनता है? मान लो कि ये तो है मेरा यूनिवर्सल सेट, बी बाहर होगा और ए उसके अंदर होगा, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। बोलो, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। अब मुझे बताओ जरा, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, ए और बी में कॉमन पार्ट ए होगा। अगर कोई किसी का सबसेट होता है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन उनमें से जो छोटा है वही होता है। और मुझे एक और चीज बताना जरा, ठीक है काफी है, चलो अब क्या कह रहा है वो, किस, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बी जीरो नहीं होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो उसने इसलिए कहा है क्योंकि उसने जो ऑप्शंस दिए उसमें ए ऑन बी, ए ऑन बी, ए ऑन बी जैसी चीजें हैं। तो ए ऑन बी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, इसीलिए उसने उसको नॉट डिफाइंड ना करने के लिए वो इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो कि ये ए है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, ये बात आप जरूर लिख सकते हो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ही ए के बराबर है, दो सेट ही बराबर है तो संभावना भी तो बराबर होगी। लेकिन संभावना बराबर है तो सेट बराबर नहीं होगा, उल्टा सही नहीं है। अगर सेट बराबर है तो संभावना बराबर होगी, लेकिन अगर संभावना बराबर गिवन है तो उससे ये नहीं कह सकते कि सेट बराबर है। ठीक है, ओके, चलिए अब आपको टिप्पणी करनी है ए ऑन बी में। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में क्या दे रखा है? ए ऑन बी, ए ऑन बी, ए ऑन बी। तो मैं एक बार सोचता हूँ कि ए ऑन बी एक्चुअली निकलेगा कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, बोलो, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इट इज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पहले तो ये चेक करो कि ये वाला केस है क्या किसी में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय, उल्टा कर रखा है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब देखो नन ऑफ दिस पे तो वैसे भी लास्ट में जाएंगे, बी और सी ऑप्शन में ग्रेटर देन और लेस देन वाली चीजें हैं। अब ग्रेटर देन और लेस देन हम कैसे सोचेंगे? हम ऐसे सोचेंगे, देखो ए ऑन बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है और ए ऑन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है। ए ऑन बी का मतलब क्या है? ये चीज आपकी, वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का मतलब ये होता है, लेकिन आज हमारे पास इसकी वैल्यू ये हो गई, कुछ स्पेशल अजम्पशन से, क्योंकि इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये हो गई।
अब इसकी वैल्यू किससे छोटी है किससे बड़ी होगी वो आपको सोचना है। अच्छा, कंपैरिजन किससे कर रहा है वो चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कंपैरिजन कर रहा है। किससे कंपैरिजन कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कंपैरिजन करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी होगी या छोटी होगी, ये सोचना है आपको। सोचो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी ही होगी भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कोई वैल्यू है। इक्वल भी हो सकती है या छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। देखो इसको ऐसे अज्यूम करो। देखो मुझे एक चीज बताओ, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे तो आपने जो सोचा वैसे भी आप आंसर ला सकते हो, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली सोचना है। मुझे एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी हर हाल में 1 से छोटी होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी या बराबर हो सकती है, बड़ी तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, क्यों मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं? अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूं रेसिप्रोकल? क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे है। मुझे इससे वो चीज बनानी है, मुझे इससे वो चीज बनानी है, तो उसका रेसिप्रोकल करना जरूरी है। करना जरा रेसिप्रोकल, तो 1 डिवाइडेड बाय और 1 का रेसिप्रोकल। और जब अपन इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये सीखा है आपने। जब अपन इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब अगर मैं बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया काम। इधर एलएचएस आरएचएस में मैं बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये चीज किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो फाइनल चीज क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लेस देन अज्यूम कर रहे थे, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ साइड डिवाइड करने से नहीं होगा, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो चेंज होगा, या फिर रेसिप्रोकल लेने से चेंज होगा। उधर कहां किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड? अगर मैं 1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करता तो 1 आता। मैंने रेसिप्रोकल लिया, डिवाइड नहीं किया। ओके, तो इससे फिर ये चीज आ गई। वो अज्यूम कर रहे हैं गलत है, यानी कि उस तरीके से अज्यूम नहीं कर सकते, मैथमेटिकली चलना पड़ेगा। देखो ऑप्शंस में एक चीज और पकड़ो, ऑप्शंस में रिलेशन इसका और इसका गिवन है, राइट? इसका और इसका गिवन है, यानी एक्स्ट्रा चीज ये है। इसीलिए मैंने इसी से स्टार्ट की ताकि खत्म इन दोनों पे कर सकूं। ठीक है, फाइनल जो मेरा रिलेशन मिले वो इन दोनों का मिले, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट की और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 रखी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? समझ आया? चलिए, तो ये आपकी बेस थ्योरम वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। वैसे लास्ट क्वेश्चन में कहीं भी कोई बेस थ्योरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जनरल क्वेश्चन ऐसे ही पता नहीं क्यों उस एक्सरसाइज में पूछ लिया इसने। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे तनिषा? कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? एनसीआर है ना, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ बताओ। 7th चैप्टर में, एक मिनट रुको, एनसीआर, और अगर एनसीपी होता तो क्या होता? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिंपली
और सॉरी एनसीपी क्या लिख रहा हूं मैं, एनपीआर होता, एनपीआर होता, परमुटेशन होता तो क्या होता, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। ठीक है, हाँ अब आप बताओ, क्वेश्चन पूछना है पूरा या कोई छोटा मोटा डाउट है, इसको बताओ, पूरा ही क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो फिर एक बार क्लास ओवर करते हैं, फिर आप ले आओ मेरे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।